हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR एडवर्ड्स। आप सभी का स्वागत है AR एडवर्ड्स पर। तो आज हम यहाँ पर हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो हमें इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि अतीत में कुल कितनी सभ्यताएँ थीं। और अतीत में कुल 4 सभ्यताएँ थीं। ठीक है। सबसे पहली सभ्यता जो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, या तो इसी को क्या बोलते हैं, सुमेरियन की सभ्यता भी बोला जाता है इसे। अब ये कौन सी नदी के किनारे स्थित थी? तो ये दजला प्लस फरात नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित थी। अब हर एक सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे ही स्थित रहती है। तो दूसरी सभ्यता क्या है हमारी? तो चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो हांगवो नदी के किनारे स्थित है, या फिर इसी को क्या कहते हैं, पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। और चीन का शोक भी इसी नदी को कहा जाता है। तीसरी सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारे सिलेबस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे कई सारे क्वेश्चन आते भी हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते रहते हैं। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है, या फिर सरस्वती नदी भी बोल सकते हैं। और चौथी सभ्यता जो है मिस्र की सभ्यता है। ये नील नदी के किनारे स्थित है। अब नील नदी को ही मिस्र का क्या कहा जाता है? वरदान भी बोला जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी तो सबसे पहले जानकारी हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई थी। इसी वजह से हम लोग इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब इसी सिंधु घाटी सभ्यता के और भी अन्य नाम हैं, जैसे मेलुहा की सभ्यता। ठीक है, मेलुहा की सभ्यता भी बोला जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। इसी को नई नगरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती नदी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम हैं। अब ये चीज़ देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब हुआ था। तो ये 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है, यानी कि हमें शहरों के बारे में जो ज्ञात हुआ था सबसे पहले, वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही पता चला था। और सर्वप्रथम इसकी जानकारी किसने दी थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की या शहरी सभ्यता की, तो चार्ल्स मैसान नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने सबसे पहले 1826 में इसकी जानकारी दी थी। और फिर बाद में क्या हुआ था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो हेड थे अलेक्जेंडर कनिंघम, अब उनके अंडर 2 व्यक्ति काम करते थे। एक थे विलियम ब्रंटन, दूसरे थे जॉन ब्रंटन। ठीक है। अब उसी टाइम पे ये डलहौजी का शासनकाल था। डलहौजी का शासनकाल था। अब इस समय पे ये कब की बात है? 1853 से लेके 56 की बात है। अब इस बीच में विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन को काम दिया गया था, सौंपा गया था, इनके अंडर काम कर रहे थे एक कनिंघम के। अब मजदूर जब पटरियां बिछाने का कार्य कर रहे थे तो उन्हें कुछ साक्ष्य मिलते हैं, ईंटें मिलती हैं। अब उन्हें ये तो मिलता है कि यहाँ साक्ष्य मिल गया है, कुछ ईंटें प्राप्त हो गई हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते हैं ये लोग कि वो साक्ष्य मिले कहाँ से ये प्राप्त हुआ। फिर ये लोग छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो जॉन मार्शल के समय पे 2 व्यक्ति और काम करने आते हैं। एक थे दयाराम साहनी और दूसरे जो थे रखालदास बनर्जी। ठीक। अब ये लोग जब काम करते हैं तो इन्हें साक्ष्य जो प्राप्त होता है, फिर ये खुदाई करवाना शुरू करवा देते हैं। जब ये खुदाई करवाना शुरू करवाते हैं तो दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाते हैं और वहाँ से बहुत से इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और फिर 1922 में जो होता है रखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाते हैं और वहाँ से उन्हें कई सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कुल नगर कितने थे? तो कुल नगर की संख्या जो थी 1500 प्लस थी। ठीक है। लेकिन बड़े नगरों की संख्या कितनी थी? तो बड़े नगर कुल
1052 थे और सब छोटे नगर थे। ठीक है, अब स्वतंत्रता से पहले 40 नगरों के बारे में पता चल पाया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जितने भी अन्य बचे हुए नगर थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब हमें आगे ये देखना है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, आखिर में सिंधु सभ्यता का विस्तार तो होगा। तो ये चीज़ जानिए कि सिंधु सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है। सबसे पहला जो है भारत, दूसरा अफ़गानिस्तान, तीसरा पाकिस्तान। इंडिया, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, इन 3 देशों में ये सभ्यता फैली हुई है। और कहाँ से कहाँ तक, उत्तर में कितनी दूर फैला हुआ है, दक्षिणी सीमा कहाँ पे बनती है, पूर्वी सीमा किधर बनती है, पश्चिमी सीमा, तो ये चीज़ भी जाननी ज़रूरी है। तो उत्तरी सीमा इसकी मांडा जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है, पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर तक फैली हुई है और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में यहाँ तक विस्तार है। और दक्षिणी सीमा इसका कहाँ तक बनता है, दायमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है। अब इसे अगर आप लोग ऐसे याद करेंगे तो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा। इसका ट्रिक है पुआ दद पशु। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को रट जाएगा। पुआ दद पशु। अब उत से उत्तर, पस ये है फिर म से मांडा। ठीक है, पू से पूरब हो गया। ठीक है, अ से आलमगीरपुर हो गया, द से दक्षिण सीमा हो गई, फिर द से दायमाबाद हो गया, प से पश्चिम हो गया, श से सुतका गेंडोर हो गया। तो पुआ दद पशु से हम आसानी से ये सिंधु सभ्यता का विस्तार याद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ देखिएगा कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। तो इसका आकार जो था ना, ये त्रिभुजाकार था। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की जो सीमा बनती थी वो 1400 किलोमीटर था इसका विस्तार फैलाव, और जो पूरब से पश्चिम की तरफ सीमा बनती थी उसका विस्तार 1500 किलोमीटर तक फैलाव था इसका, सिंधु सभ्यता का। इसका आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसे था। तो जैसे हमारे वहाँ पे 4 वर्गों में बटा हुआ है। ठीक है, समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में विद्वान वर्ग होता था, योद्धा वर्ग होता था, व्यापारी और शिल्पी वर्ग, ये मेन वर्ग था। फिर चौथा जो रहता था उसे श्रमिक वर्ग कहते हैं। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक स्वरूप था वो मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, अब 4 वर्गों में भी बटा था ये। अब भोजन कैसे करते थे ये लोग, तो भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीके का भोजन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। आगे देखते हैं शवाधान प्रणाली, ये क्या होता है पहले ये जानिए। तो मृतकों का 3 तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता था। तो जो अंतिम संस्कार होता है उसी को क्या बोलते हैं, शवाधान प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला था पूर्ण शवाधान, दूसरा था आंशिक शवाधान, तीसरा है दाह संस्कार। ठीक है, तो पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान और दाह संस्कार। तो पूर्ण शवाधान मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा, जब कब्र में उन्हें दफनाया जाता था तो उसे पूर्ण शवाधान कहते हैं। आंशिक शवाधान वो होता है कि मृतक के शरीर को जंगल में छोड़ दिया जाता था और फिर पशु पक्षी जितने भी जानवर रहते थे आके उनका मांस खा लेते थे, और जब उसके बाद हड्डियाँ जो बचती थी, ठीक है, इन हड्डियों को फिर बाद में ले जाके दफनाया जाता था। और तीसरा जो है दाह संस्कार, यानी मृतकों को जलाने की परंपरा थी। तो 3 तरीके की शवाधान प्रणाली होती है। आगे देखते हैं नगर नियोजन कैसे होता था, मतलब कि नगर की व्यवस्था कैसे थी, कैसे नगर होते थे। तो सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर थे, यानी कि बहुत ही सुव्यवस्थित नगर ये सब थे सिंधु घाटी सभ्यता। और सबसे पहले हमें शहरों के बारे में प्राप्त भी इसी सभ्यता से होता है। इसी वजह से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मकानों का निर्माण सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता था, यानी कि हमें सबसे पहले साक्ष्य जो प्राप्त हुए थे वो ईंटे के ही साक्ष्य थे। और यहाँ पे जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में मकान होते थे वो पक्की ईंटों के रहते थे। अब यहाँ पे एक चीज़ जाननी जरूरी हो सकती है कि ईंटों का साइज़ क्या रहता था, आखिर में इसका कुछ लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता था ना, तो इसका रेशियो क्या था ये चीज़ जाननी जरूरी। इसका जो रेशियो था वो था 4:2:1। कभी कभी एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन घुमा के पूछता है, तो ये सब भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या थी। तो 4:2:1 था। आगे बढ़ते हैं।
सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की तरफ ना खुल के पीछे गलियों की ओर खुलते थे, यानी आगे की तरफ दरवाज़ा नहीं खुलता था, हमेशा घर के पीछे की तरफ गलियों में खुलता था। और सिंधु सभ्यता में चौड़ी सड़क का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। अब सड़क कितनी चौड़ी हुआ करती थी, तो 10 मीटर चौड़ी सड़क हुआ करती थी। आगे, सामान्यतः मकानों में 5 कमरे बनाए जाते थे। अब वो 5 कमरे कैसे रहते थे? पहला तो आंगन, दूसरा रसोई घर, स्नानागार, कुएं और कुछ बड़े घरों में शौचालय भी प्राप्त होते थे। और ढकी हुई नालियाँ भी प्राप्त रहती थी। ऐसा नहीं है कि उस पर ढक्कन नहीं लगा रहता था, खुला हुआ नाली नहीं रहता था। फिर अब चलिए सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल के बारे में हमें पढ़ना है कि ऐसे कौन से स्थल थे, वहाँ से कैसे साक्ष्य हमें प्राप्त हुए, ये सारी जानकारी भी लेनी है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते। तो हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? तो 1921 में। किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने कराई थी। अब यह रावी नदी के तट पे है। वर्तमान में कहाँ ये स्थित है हड़प्पा? तो पाकिस्तान के मांटेगोमरी नामक एक ज़िला है, वहाँ पे ये हड़प्पा नामक स्थान स्थित है वर्तमान में। ठीक है, अब यहाँ से कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो उसे देखते हैं कि श्रमिक आवास यानी कि जो किसानों का घर होता था, ये जानकारी, ये साक्ष्य हड़प्पा से मिलते हैं। अन्नागार, इसके साक्ष्य भी हड़प्पा से मिलते हैं। लकड़ी का ताबू, आप लोग जानते होंगे लकड़ी का ताबू का शेप ऐसे रहता है। ठीक है, इसमें जो होता है मृतकों को रखा जाता है। आगे देखिए, RS 37 कब्रिस्तान। अब ये RS 37 कब्रिस्तान क्या है? तो जो कब्रिस्तान था वो जगह ऐसे आर के आकार की थी। ठीक है, और इसमें 37 जो है आपको कब्र मिले हुए दिखाई दिए थे। साक्ष्य हमें 37 कब्र के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, इसी वजह से इसका नाम RS 37 कब्रिस्तान रखा गया है। ठीक, और भी कुछ अन्य साक्ष्य हैं जो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं खुदाई से, जैसे शंख से बना बैल, शंख से बना बैल भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। तो ये सारे साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता के और भी स्थल है प्रमुख। अब इसके बाद से हड़प्पा के बाद से जो दूसरा मेन स्थल है वो है मोहनजोदारो। ठीक है, और इसका उत्खनन कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। अब इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो रखालदास बनर्जी या फिर RD बनर्जी भी इन्हें कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलता है। अब प्रेजेंट टाइम में इसकी स्थिति कहाँ है? तो लरकाना ज़िले में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो स्थित है ये वर्तमान स्थिति। और कौन सी नदी के तट पे स्थित है ये? तो सिंधु नदी के तट पे स्थित है। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि नदी का नाम याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम कैसे याद रखेंगे इसको? इसका ट्रिक जान लीजिए। तो हरा मौसी, हरा मौसी, ह से हो गया हड़प्पा, र से हो गया रावी नदी के तट पे, मौ से हो गया मोहनजोदारो, स से हो गया सिंधु नदी के तट पे। तो हरा मौसी से हम याद कर सकते हैं कौन सी नदी के तट पे ये सभ्यताएं स्थित हैं। और पुआ दत्त पशु से हम क्या जान सकते हैं? उत्तर में मांडा स्थित है, पूरब में आलमगीर, ठीक है, दक्षिण में दायमाबाद, पश्चिम में सुतका गेंडोर। तो उसका विस्तार भी हम याद कर सकते हैं। आगे अब यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त हुए? ये चीज़ तो पुरोहित का आवास, ठीक है, पंडितों के बारे में जानकारी भी हमें यहीं से मिले हैं। ठीक, शिव जी की मूर्ति जो आदि शिव बोलते हैं, विशाल स्नानागृह भी हमें यहीं से प्राप्त हुआ है। पुजारी की मूर्ति भी हमें यहीं से प्राप्त हुई है। पुजारी की मूर्ति भी हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। कांसे की बनी नर्तकी, सबसे चौड़ी सड़क कितने मीटर? 10 मीटर। ठीक, घर में कुआं, ये सारे साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये सारे साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब चहुंदड़ो देखते हैं कि चहुंदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं। इसकी खुदाई किसने करवाई है? तो इसकी खुदाई गोपाल मजुमदार ने की है और वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खुदाई कब करवाई गई थी? तो 1 सेकेंड, इसकी खुदाई जो है 1931 में कराई गई थी। चलिए, अब यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो लिपस्टिक के साक्ष्य, यानी कि जितने भी मेकअप किट थे वो यहीं से प्राप्त हुए थे। शीशा, मनके और गुड़िया, मनके मतलब कि घड़ा, ठीक है, मनके और गुड़िया के साक्ष्य। कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान भी यहीं से प्राप्त हुए थे। अब हम ये भी जान सकते हैं कि कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान जब प्राप्त हुए थे तो पेट में यहाँ पे कुत्ते और बिल्ली को पाला जाता रहा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं रोपड़।
अब रोपड़ इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। अब ये प्रेजेंट टाइम में स्थिति कहाँ है, तो पंजाब में स्थिति है। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये, तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और इसकी खुदाई कब करवाई गई थी, तो 1953 में कराई गई थी। अब यहाँ से कुछ वस्तुएं मिली हैं। यहाँ पे मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाने का प्रमाण मिलता है, यानी कि जो मालिक रहता था उसके साथ वहाँ पे एक जानवर भी पाला जाता था उसके साथ। ठीक है, तो जो कुत्ता पालते थे तो उनके साथ उनके कुत्तों को भी दफनाया जाता था। ठीक, यही सेम सिचुएशन जो है नवपाषाण काल में ऐसे ही बुर्ज होम में भी साक्ष्य मिला था कि 100 के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं कालीबंगा। ठीक है, अब कालीबंगा की खुदाई बीके थापड़ ने करवाई और बीबी लाल ने करवाई थी। ठीक है, कालीबंगा की खुदाई ये कब हुआ था, ये भी 1953 में ही करवाया गया था। ठीक, अब ये स्थित कहाँ पे कालीबंगा, तो राजस्थान में प्रेजेंट टाइम में इसकी लोकेशन है। कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। अब देखिए कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी की चूड़ियाँ। ठीक है, अब बैंगल आप लोग याद करते होंगे कि काली बैंगल्स पहननी है, तो ऐसे कालीबंगा से बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ। तो चूड़ियों का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगा से प्राप्त होता है। हल से जुते हुए खेत के निशान। ठीक, अलंकृत ईंट मतलब ऐसा होता है कि जिसपे डिज़ाइन वगैरह बने रहते थे। ठीक, हवन कुंड के बारे में जानकारी, चूड़ी के बारे में जानकारी। तो ये सारी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये सारी जानकारी कालीबंगा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं धौलावीरा। अब धौलावीरा की खुदाई कब करवाई गई थी, तो 1990 में करवाई गई थी। कौन करवाया था इसे, आर.एस. बिष्ट के द्वारा, यानी रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराई थी। तो यहाँ से जो साक्ष्य मिलते हैं वो स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें। तो इसके बारे में कुछ खास है नहीं जानकारी, बस यही याद रखिएगा आप लोग। सुतकोटदा। ठीक है, अब सुतकोटदा जगदीप जोशी ने करवाया था इसकी खुदाई। और वर्तमान में कहाँ पे स्थित है सुतकोटदा, तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, यहाँ से क्या प्राप्त होते हैं, तो घोड़े की हड्डियों के बारे में भी हमें जानकारी सुतकोटदा से मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक जगह पड़ती है रंगपुर। ठीक है, रंगपुर जिसकी खुदाई कब करवाई गई थी, इसकी भी खुदाई 1953 में करवाई गई थी। किसके द्वारा, तो यमयस वत्स के द्वारा, यमयस वत्स के द्वारा कराई गई थी। और कौन सी नदी के तट पे स्थित है ये रंगपुर, तो साबरमती, साबरमती के तट पर ये स्थित है, जो कहाँ पे पड़ता है, अहमदाबाद गुजरात। इसका प्रेजेंट टाइम में लोकेशन है गुजरात, रंगपुर का। अब रंगपुर से क्या प्राप्त हुआ था, तो चावल की भूसी रंगपुर से प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब गेहूं के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ये भी रंगपुर से ही प्राप्त हुआ था। चावल की भूसी और गेहूं के साक्ष्य हमें रंगपुर से प्राप्त हुए थे। आगे बढ़ते हैं लोथल। लोथल सभ्यता का उत्खनन S.R. राव ने भागवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में करवाया था। अब यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि लोथल को क्या माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो इसे बंदरगाह माना जाता है। ठीक है, और यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर मिलते थे। अभी आप लोग स्टार्टिंग में पढ़ाया आपको कि घर के दरवाजे जो सिंधु घाटी सभ्यता में गलियारों में खुलते थे, लेकिन लोथल ऐसी जगह थी सिंधु घाटी सभ्यता की जहाँ पे दरवाजे सड़कों की तरफ मिलते थे। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधो सभ्यता, काशीयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक लिपि थी और ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी और आज तक इसे कोई पढ़ नहीं पाया है। अब ये चीज़ कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा उसमें जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वर्ड यूज़ किया गया है तो वो कौन सा वर्ड था, तो यू वर्ड था। कौन सा वर्ड था, यू वर्ड। इसका मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिला, लेकिन आज तक इसे कोई पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, अब सैंधववासी जो थे विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, सैंधववासी। इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा। किसके नाम से रखा, सैंधववासी के नाम पे ही सिंडोन रखा गया कपास का नाम, जिसका अर्थ क्या होता है, सैंधववासियों की उपज। यानी कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में अगर कोई उपज उगाई गई थी तो वो कपास था। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका जो मुख्य व्यवसाय रहता था वो क्या रहता था, व्यापार, बिजनेस रहता था या शिल्पकारी रहता था। और सिंधु घाटी सभ्यता से माप तौल से भी लोग परिचित थे और माप तौल की जानकारी भी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे
और हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन का यूज़ किया जाता था। सामान्यतः उनका कलर क्या रहता था, तो लाल रंग रहता था, और कभी कभी लाल रंग अगर ना ऑप्शन में रहे तो काला भी ऑप्शन लगा सकते हैं, टिक कर सकते हैं, ये भी सही है। लाल और काले रंग के बर्तनों का साक्ष्य। देखिए बर्तनों को और भी नाम से जाना जाता है, तो मृत भांड करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? मृत भांड। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों से बहुत से जानवरों के चित्र मिले थे। ठीक है, अब जब खुदाई हुई तो बहुत से मोहर प्राप्त हुए थे, करेंसीज प्राप्त हुई थी, जिसपे बहुत से जानवरों के चित्र बने रहते थे। तो उस पर सभी जानवरों के चित्र लगभग मिल गए थे, लेकिन शेर के चित्र और इनका साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ था, शेर का। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेलखड़ी का इस्तेमाल होता था। सेलखड़ी मतलब टैल का इस्तेमाल किया जाता था। आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, इसको कॉपी पेन लेके जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में देवता किसे माना जाता था, तो पशुपति की पूजा होती थी। ठीक है, पशुपति देवता माना जाता था। देवी तो मातृ देवी यानी जमीन को, ठीक है, मातृ देवी। आगे बढ़ते हैं। पशु कुबड़ वाला सांड। ठीक है, अब देखिए समाज कैसा था यहाँ का, तो समाज जो था वो मातृ सत्तात्मक था, मातृ सत्तात्मक समाज था। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा कैसी यूज होती थी, तो सेलखड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, मनोरंजन के लिए क्या करते थे ये लोग, मनोरंजन के लिए तो शिकार करते थे, ठीक है, नृत्य देखते थे और संगीत का भी प्रयोग किया करते थे। तो इन लोगों के मनोरंजन का साधन था। ठीक है, अब व्यवसाय कैसा था इन लोगों का, तो व्यवसाय कृषि थी। ठीक है, और व्यापार, मेनली तो व्यापार था, कृषि भी लोग करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक वर्ग तो कृषि ही करता था। सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो सबसे बड़ी इमारत जो थी अन्नागार थी। उसके बाद से स्नानागार, अन्नागार और स्नानागार सबसे बड़ी इमारत थी। बंदरगाह कौन सा था, तो बंदरगाह लोथल था। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता को अगर पूछा जाए, कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था, तो हरि यूपिया के नाम से जाना जाता था हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप कुछ PYQ करते हैं जो कई सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है इस टॉपिक से। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा माना जाता है, तो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया जाता था, तो अभी आपको बताएं सेलखड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार, कृषि और पशुपालन तो था, लेकिन अगर प्रायोरिटी की बात की जाएगी तो वो व्यापार था। आगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, सबसे पहले जो यहाँ पे तांबे का यूज़ किए थे, लेकिन फिर बाद में तांबे में क्या मिला दिए थे, टिन मिला दिए थे। ठीक है, अब तांबे और टिन के मिलाने से क्या बन जाता है, कांसा। ठीक है, और कांसा का भी सर्वाधिक प्रयोग किया गया था, इस वजह से इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थे, तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इन सब जगहों तक ये विस्तृत थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, तो शहरी थे, ग्रामीण, खानाबदोश और जनजातीय ऐसे बिल्कुल नहीं थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो ईंटों से बनाए जाते थे, वो भी पक्की ईंटों से बनाए गए थे। ठीक है, अब हड़प्पा निवासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, और सैंधव वासियों ने जो है कपास का उत्पादन सर्वाधिक किया था, और यूनानियों ने उन्हें क्या नाम दिया था, कपास को सिंडोन नाम दिया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो 4 वर्गों में विभक्त था, ब्राह्मण, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक।
आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। आगे देखिए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो लाल रंग का उपयोग किया जाता था। ठीक है, अगर लाल और काला दोनों दिया हो तो दोनों ऑप्शन सही होगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा, ब्रह्मा, कर्मकांड, यज्ञ, मातृशक्ति में, तो मातृशक्ति में ये विश्वास करते थे। ठीक है, और देवी भी किसे मानी जाती थी? मातृशक्ति को मानी जाती थी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के प्राप्त नहीं हुए हैं, शेर के प्राप्त नहीं हुए। अब हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल में अभी तक किस धातु का प्रयोग नहीं किया गया था या प्राप्ति नहीं हुई थी? तो लोहे की प्राप्ति यहाँ पे नहीं हुई थी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? बंदरगाह यहाँ का लोथल था। और सर्वाधिक विस्तृत अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा स्थल सर्वाधिक विस्तृत था, तो रोपड़ जो था सर्वाधिक रोपड़ नहीं, राखीगढ़ी सर्वाधिक विस्तृत स्थल था। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन कि हड़प्पाकालीन स्थल में नृत्य वाली मुद्रा या स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो ये पहले से ही सुमेलित है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा मांडा, ठीक है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा दायमाबाद, तो दत्त ऑप्शन बताए थे। ठीक, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर, ठीक है। फिर सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा तो सुतका गिंडोर। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए स्पेशली जो चाहते हैं कि हम लोग उसको प्रोवाइड कराएं, तो उस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और करंट अफेयर की डेली क्लासेस, फुल पत्ती वाली क्लासेस 10 से 15 मिनट में रिवीजन कराया जाता है, उसे भी ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू।